वायदा कारोबार की मंथली एक्सपायरी का है आज दिन और दुनिया भर के बाजारों से मिले जुले उतार चढ़ाव भरे वोलेटाइल संकेत। इन संकेतों के बीच में कल की तेज गिरावट के बाद बाजार आज कैसे खुलेगा और उसके बाद कैसा रहेगा ट्रेड रहेगा, इसी पर खास फोकस कहां होगी, एक्सपायरी और अगली सीरीज की क्या करें आप तैयारी। तो आइए करते हैं शुरुआत शेयर बाजार लाइव की। स्वागत है आप सबका, नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंघवी। और नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। आज तो दो नई लिस्टिंग्स भी हैं, एक आईपीओ चल रहा है और रिसेंटली लिस्टेड अनुपम रसायन की मैनेजमेंट भी जुड़ेगी सर। तो आईपीओ मार्केट्स में तो गर्म एक्शन है, पर उसके अलावा जो बाजार में चल रहा है वो भी आपसे समझेंगे और एक्सपायरी पर भी चर्चा करेंगे। बताएं सर, आज के ट्रिगर्स क्या कह रहे हैं? एक्शन भरपूर है दीप। दुनिया भर के बाजारों से जहां अमेरिका में एक मजबूत ट्रेडिंग सेशन की उम्मीद थी, उसके मुकाबले में 450 अंकों की गिरावट के साथ ऊपरी स्तरों से हुआ सपाट बंद है, लेकिन ऊपरी स्तरों से डाउ 450 अंक गिरा है, लेकिन उसकी काफी कुछ भरपाई करते हुए दिख रहे हैं डाउ फ्यूचर्स। लेकिन कोरोना की चिंताएं बढ़ती हुई दिख रही है। महाराष्ट्र में रिकॉर्ड मामले आते हुए दिखे और अब तक के सबसे ज्यादा मामले एक दिन के, जब से कोरोना की शुरुआत हुई है, पेंडेमिक की शुरुआत हुई है, यानी कि पिछले सारे रिकॉर्ड 2020 के रिकॉर्ड तोड़कर इस वक्त सबसे ज्यादा मामले। तो महाराष्ट्र में कोरोना की चिंताएं बहुत तेजी से बढ़ती हुई दिख रही है। दो नई लिस्टिंग है, जैसा आपने कहा भी, आरवीएनएल का ऑफर फॉर सेल भी आज रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए खुल रहा है, यहां पर भी नजर आएगी। और साथ ही आज मार्केट रेगुलेटर सेबी की अहम बैठक है, लंबा एजेंडा है, हम आपको बताएंगे आज किन किन बातों पर वहां चर्चा होगी और आगे किस तरह के डिसीजन सेबी की आज की बोर्ड बैठक में आ सकते हैं। यह है आज के आपके लिए बड़े ट्रिगर्स। जी थी बिल्कुल सर, तो इम्पॉर्टेंट दिन है और आज ऑफ कोर्स इस वित्त वर्ष की आखिरी मंथली एक्सपायरी भी है, तो वहां पर भी नजर है सर। पर एक बार जरा ये थोड़ा ग्लोबल सेटअप समझें। जो कल गिरावट आई और फिर आज सुबह एटलीस्ट थोड़े अच्छे रिकवरी के संकेत आ रहे हैं, कुछ ज्यादा ही गिरावट नहीं हो गई बाजारों में सर? क्या व्यू लेते हैं? स्पेशली कल कोई ऐसा ट्रिगर तो नहीं दिखा जिसकी वजह से ग्लोबल बाजार भी फिसले हैं? दीपा, बिना ट्रिगर के ही बाजारों में हल्की फुल्की मुनाफा वसूली है। कल देर शाम अगर आप देखें तो ऐसा लग रहा था कि अमेरिका में एक मजबूत ट्रेडिंग सेशन होगा। कल हम बंद हुए तो लगभग 100 पॉइंट ऊपर डाउ फ्यूचर्स से और उसके बाद तो लगभग 300 पॉइंट ऊपर भी ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं, लेकिन आखिरी मिनटों में तेज बिकवाली आती हुई दिखी है, न सिर्फ डाउ में बल्कि नेस्डेक में कहीं और ज़्यादा 200 पॉइंट से ज़्यादा नेस्डेक कमज़ोर हुआ है। एक चीज़ साफ दिख रही है दीप, जो कि हमारे बाजारों में भी है और काफ़ी हद तक अमेरिकी बाजारों में भी, एक नहीं दो चीज़ें। पहला, वोलेटिलिटी बढ़ती हुई दिख रही है। आप जैसा डाउ फ्यूचर्स देखते हैं उसके कुछ विपरीत ही डाउ का ट्रेडिंग सेशन होता है और उसके विपरीत ही कुछ डाउ फ्यूचर्स आपको ट्रेड करते हुए दिखते हैं। तो अमेरिकी बाजारों की चाल का सही अंदाजा लगाना आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल काम होता हुआ दिख रहा है। अब आप देखिए डाउ फ्यूचर्स 100 पॉइंट ऊपर हो गए, क्यों गिरे पता नहीं, क्यों रिकवर हो रहे हैं पता नहीं। तो थोड़ा सा वोलेटिलिटी, उतार चढ़ाव अमेरिकी बाजारों में भी बढ़ता हुआ दिख रहा है। पहला ऑब्जर्वेशन तो ये है। दूसरा ऑब्जर्वेशन ये है कि ऊपरी स्तरों पर वहां पर भी बराबर से प्रॉफिट बुकिंग आती दिख रही है। जैसे बाजार किसी वजह से रिकवरी लाते हैं, वहां पर प्रॉफिट बुकिंग आती है और निचले स्तरों से फिर हल्की फुल्की रिकवरी भी। तो एक तरफा बाजार न हमारे हैं न अमेरिका के हैं और ये संकेत साफ होता हुआ दिख रहा है। कुछ चीजें बड़ी इंटरेस्टिंग दिख रही है। वोलेटिलिटी न सिर्फ अमेरिकी बाजारों में बल्कि आप देखिए कच्चे तेल में वोलेटिलिटी जबरदस्त है। मेटल्स में वोलेटिलिटी होती दिख रही है। एक तरफा तेजी के बाद अब मेटल्स में अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग बिकवाली आती हुई दिख रही है। बॉन्ड डील्स देखिए एक तरफा दौड़ने के बाद अब ठंडे होते दिख रहे हैं। तो हर एक एसेट क्लास में थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग, थोड़ी गिरावट आती दिख रही है। ये आपको एकदम साफ नजर आएगा। तो कुल मिलाकर एक तरफा ट्रेड का वक्त शायद थोड़ा गया है। थोड़े बाजार वोलेटाइल होकर अपना बेस बनाने की कोशिश कर रहे हैं, या यूं कहने के बजाय इसके कि एक डायरेक्शन लेने के टाइम वाइज करेक्शन पर ज़्यादा फोकस है। प्राइस वाइज करेक्शन हो सकता है आपको ज़्यादा न मिले, बहुत ज़्यादा उतार या चढ़ाव प्राइसेस में आपको ना आते दिखे, लेकिन कुल मिलाकर एक संकेत साफ है, हमारे बाजार भी, अमेरिका के बाजार भी, दुनिया भर के बाकी बाजार भी आपको कहीं न कहीं टाइम वाइज करेक्शन देने की कोशिश करें, यानी कि थोड़ा वक्त यहाँ बिताएंगे अगले बड़े मूव के पहले ऊपर या नीचे की तरफ। तो रेंज बाउंड मार्केट, लेकिन इस रेंज में उतार चढ़ाव बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और ट्रेडर्स के लिए यही बड़ा एक चैलेंज है कि इस तरह के मार्केट में आप ओवरनाइट पोजीशन, इंट्राडे पोजीशन अगर आप कोई भी ले रहे हैं तो आपके लिए काफ़ी डिसिप्लिन के साथ करना बहुत ज़रूरी है, या फिर कॉन्ट्रा ट्रेड लेकर करना बहुत ज़रूरी है, तभी आप पैसा बना सकते हैं। तो पैसा बनाने वाला जो आसान काम था उससे हम थोड़े से मुश्किल दौर में आ चुके हैं। इजी नहीं है दीप, ये साफ दिख रहा है।
ये तो क्लियर बात है सर कि इजी नहीं है, ये अब साफ दिख रहा है। अगर वैसे मार्केट का एक्शन देखें तो कुछ ज्यादा बड़ी भी गिरावट नहीं हुई है। निफ्टी पर अगर आप देखें तो हाई से इस समय सिर्फ 900 पॉइंट्स ही नीचे हैं हम सर। पर अभी तक जो अप्रोच रही है बाय ऑन डिप्स की, या ज्यादातर जो ऑप्टिमिज्म रहा है बाय ऑन डिप्स का, क्या वहां पर भी कुछ बदलाव होते हुए दिखता है सर? आपने बड़ा एकदम मासूमियत के साथ कहा कि सिर्फ 900 पॉइंट ही ऊपर है, नीचे ऊपर से नीचे है। यहाँ तो 200 पॉइंट में लोगों की मतलब जान निकल जाती है। दीप तो 900 पॉइंट तो बहुत ज़्यादा है। फर्ज करेगा अगर किसी ने 15,400 पर ही खरीदा है कुछ और लेकर बैठे हैं। स्टॉक्स में तो 15-15, 20-20% के करेक्शन भी कई मिड कैप्स में हुए हैं। लार्ज कैप्स भी 10-12% गिरे, तो उनकी हालत तो बड़ी ख़राब ही होगी नेचुरली। लेकिन हाँ, वैसे देखें जिस तरह की एक तरफा तेज़ी हुई है, उस तेज़ी को देखते हुए अगर आप देखेंगे तो वाकई में करेक्शन बहुत बड़ा नहीं है। आप 7,500 से 15,000 हो जाएं, 15,000 से अगर 500, 800, 1000 पॉइंट गिर जाएं तो कौन सी बड़ी बात है। ये तो रनिंग करेक्शन है ही। तो अगर आप क्या टाइम फ्रेम देख रहे हैं, कितनी बड़ी रेंज देख रहे हैं, उस पर डिपेंड करता है। अगर वाकई में आप डे टू डे ट्रेड करने वाले या पोजिशनल ट्रेडर हैं तो आपके लिए 1000 पॉइंट का करेक्शन छोटा नहीं है। और अगर आप इन्वेस्टर हैं तो ठीक है ना, 7,500 पॉइंट बढ़ने के बाद, 8,000 पॉइंट बढ़ने के बाद अगर 1000 पॉइंट कम हो जाता है निफ्टी, तो कुछ भी गलत नहीं है। तो वो आपके परसेप्शन पर, आपके इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग होराइजन पर डिपेंड करता है कि आपको करेक्शन कितना दिख रहा है। लेकिन एक चीज़ साफ है दीप, वो ये कि मार्च के महीने में बड़े कमिटमेंट नहीं है। बड़े कमिटमेंट न ट्रेडर्स की तरफ से है, लोकल फंड्स के पास तो पैसे हैं नहीं, तो वो वैसे भी नहीं खरीद रहे हैं। और एफआईज ने भी अपना हाथ तो रोका है, इसमें कोई डाउट नहीं कि जो एक तरफा दमदार खरीदारी होती दिख रही है। बीच बीच में खरीदारी के आंकड़े आते भी हैं, थोड़ा बाजार बढ़ता है तो वापस से प्रॉफिट बुकिंग की भी पूरी आपको ट्रेंड नज़र आ रही है। तो थोड़ा सा फंड फ्लो के लिहाज से मामला ठंडा है, थोड़ा कोरोना के लिहाज से थोड़ी चिंताएं फिर से बढ़ रही है। जिस तरह के मामले महाराष्ट्र में, मुंबई में और देश में फिर से थोड़े बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, और न सिर्फ हमारे यहाँ बल्कि दुनिया भर में भी थोड़े थोड़े मामले फिर से बढ़ते हुए दिख रहे हैं, तो ये थोड़ी चिंता की बात है। तीसरी तरफ ग्लोबल मार्केट्स आपके वोलेटाइल होते हुए दिख रहे हैं। और चौथा ये कि एसेट क्लासेज में सब जगह थोड़ी थोड़ी बिकवाली आती दिख रही, चाहे वो मेटल्स देख लें कच्चा तेल भले ही थोड़ा सा बढ़ा है अपने कारणों की वजह से, स्वेज नहर के जो जहाँ पर पूरा ट्रांसपोर्टेशन ठप हुआ है, अदरवाइज काफ़ी वोलेटाइल आपको ट्रेड होते हुए दिख रहे हैं। तो ओवरऑल ये कह सकते हैं कि बाजारों में जो ट्रेंड अब बनता दिख रहा है, ऊपरी स्तरों पर बिकवाली करके आपको मौका मिल रहा है। एक वक्त था कि आप किसी भी वक्त किसी भी लेवल पर खरीद लें और इंतज़ार करें तो आपको आराम से निकलने का मौका मिलता है। पिछले 7-8 दिनों में ट्रेंड में जो बदलाव हुआ है वो ये साफ दिख रहा है कि अगर आप किसी भी लेवल पर बेचकर इंतज़ार करें तो आपको खरीदने का मौका वापस बाजार दे रहा है। तो आपका कन्विक्शन है या तो रेंज के हायर एंड पर बेचते रहें और वापस से खरीदें, या फिर अगर आपका कन्विक्शन है तो लोअर एंड पर खरीद कर वापस आप हल्के उछाल का इंतजार करें। फ़र्क सिर्फ इतना है कि चूंकि थोड़े से लोअर लोज बन रहे हैं तो बेचने में रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 60% है, खरीदने में 40% है। इसे आप ऐसे सम अप कर सकते हैं। जी दीप। क्लियर बात है सर। तो थोड़ा मूड माहौल सेंटिमेंट भी बदलते हुए दिख रहा है इस समय बाजार में। सर समझाएं कि इस सब का एक्सपायरी पर क्या प्रभाव पड़ सकता है। आज के सेटअप को तो समझेंगे, बट ये जो इतने सारे फैक्टर्स हैं, इसका एक्सपायरी पर क्या प्रभाव पड़ सकता है वो थोड़ा समझाएं सर। 100 पॉइंट की रेंज दिख रही है एक्सपायरी पे, जहां हम बंद हुए हैं 14,550। 200 पॉइंट नीचे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है 14,350, 14,375 पर। 200 पॉइंट ऊपर 14,750, 14,775 पर बड़ी रुकावट है। तो आप 200 पॉइंट की तेजी या मंदी के लिए आपको आज तैयार रहना है। बड़े गैप से खुलकर ऊपर जाएंगे तो बहुत साफ है 14,700, 14,775 स्ट्रॉन्ग सेल जो है आपके लिए, वहाँ पर आपको बिकवाली करनी है। अगर कमज़ोर हो गए और नीचे की तरफ आ गए तो 14,475 तोड़ने के बाद 14,350, 14,375 वो रेंज है जहाँ पर आपको स्ट्रॉन्ग खरीदारी, शॉर्ट कवरिंग ये आती हुई दिखेगी। तो बेसिकली आपको इस रेंज को ट्रेड करना है। अब इस रेंज के बीचों बीच में आप हैं, और जहाँ तक एक्सपायरी का सवाल है, अंदाज़ा लगाना थोड़ा सा मुश्किल है। डेटा के लिहाज से अगर आप देखेंगे तो 14,500 के नीचे की एक्सपायरी नहीं होनी चाहिए। 14,529 की अब तक की आपको लोएस्ट क्लोजिंग मिली है, तो मुझे लगता है कि वो होल्ड होना चाहिए। अब तक तो डेटा ये बता रहा है और जिस तरह से थोड़ी बहुत रिकवरी आती दिख रही है आपको अमेरिकी फ्यूचर्स में, तो उसको चलते हुए लगता तो है कि 14,500 के नीचे की एक्सपायरी नहीं होनी चाहिए। बाकी आगे देखते हैं दिन कैसे आगे आगे बढ़ता है, उस हिसाब से डिसाइड करेंगे। क्लियर है सर। तो एक्शन पैक दिन होना चाहिए, इंटरेस्टिंग एक्शन होना चाहिए। और आज की
आज की जो 2 लिस्टिंग है उनके बारे में भी सर जानना चाहेंगे। ग्लोबल मार्केट्स में थोड़ी जो रिकवरी होती हुई दिख रही है वो इंटरेस्टिंग होने वाली है। चलिए सर, फिर आज का सेटअप पहले समझते हैं। आज के क्यूज को आप कैसे रीड कर रहे हैं? देखिए दीप, ग्लोबल संकेत न्यूट्रल साइड पर है। कल हम बंद हुए तब 100 पॉइंट ऊपर थे डाउ फ्यूचर्स, रहे सपाट डाउ और वापस से लगभग 100 पॉइंट 75 पॉइंट डाउ फ्यूचर्स ऊपर आ गए। तो कमोबेश हम वहीं थे जहां पर थे। तो ग्लोबल संकेत आप न्यूट्रल साइड पर रख सकते हैं। एफआईज के संकेत नेगेटिव साइड पर है। घरेलू फंड्स के संकेत न्यूट्रल हैं। पॉजिटिव और न्यूट्रल के बीच में मैंने न्यूट्रल पसंद किया है, बताऊंगा आगे आपको। वायदा कारोबार के संकेत जरूर पॉजिटिव साइड पर आते हुए दिखे हैं। पुट कॉल रेशियो 1 के नीचे ओवरसोल्ड है, ये एक अच्छा संकेत है। सेंटिमेंट नेगेटिव होता हुआ दिख रहा है, ट्रेंड अभी भी न्यूट्रल है। अब आइए आपको दिन के लिए सपोर्ट रेंज दे दूं। 14,475 14,525 दिन के लिए पहला सपोर्ट रेंज है, ये होल्ड होना चाहिए। कल भी आपने 14,535 का लो बनाया, तो ये होल्ड होना चाहिए। वैसे इसके नीचे जाने की संभावना कम है, लेकिन इनकार नहीं कर सकते जिस तरह की वॉलेटिलिटी और जिस तरह की तेज प्रॉफिट बुकिंग रोज आती है। अब अगला इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन होगा 14,350 14,375। 14,350 का ही लो आपने बनाया है 19 मार्च को और वहाँ से बाजार ने रिकवरी दी। तो अगला जो आपके लिए इंपॉर्टेंट और सबसे आखिरी सपोर्ट लेवल जिसे आप एक तरह से कह सकते हैं वो 14,350 का बनेगा। ऊपरी तरफ 14,550 14,600 जहाँ पर हम खुलने की कोशिश कर रहे हैं, यही दिन का हायर रेंज है। एक बार 14,600 को पार करके टिके निकले ऊपर तो 14,700 14,775 ये स्ट्रॉन्ग प्रॉफिट बुकिंग जोन है। इस रेंज में आपको बिकवाली आती हुई दिखेगी। बैंक निफ्टी 34,250 माफ़ कीजिएगा 32,450 32,575 ये दिन के लिए मजबूत सपोर्ट जोन है। अगर हमने 33,000 तोड़ा तो, अगर 33,000 होल्ड करते हैं तब तो ठीक है, लेकिन चूंकि बैंक निफ्टी कमजोरी के संकेत ज़्यादा दे रहा है इसलिए मैंने आज ये लिबर्टी ली है कि मैं रेंज थोड़ी सी बड़ी दूँ नीचे की तरफ की। तो 32,450 32,575 सब्जेक्ट टू 33,000 टूटना चाहिए। जब तक 33,000 नहीं टूटा तब तक तो ठीक है। तो आप एक बार के लिए 33,000 33,100 को भी सपोर्ट रेंज मान सकते हैं। फर्ज करें अगर 33,000 टूटता है तो फिर 32,450 32,575 ये आपके लिए दिन का सपोर्ट जोन है। और सबसे मजबूत इंपॉर्टेंट सपोर्ट उसके बाद निकलकर जो आएगा जहां पर शॉर्ट कवरिंग और खरीदारी दोनों आती दिखेगी वो 32,250 से 32,350 का होगा। ऊपरी स्तरों पर 33,600 33,850 ये दिन के लिए हल्की रुकावट की रेंज है। इसके ऊपर निकले तो 33,950 से 34,150 वो रेंज है जहां पर बढ़िया प्रॉफिट बुकिंग आपको आती हुई दिख सकती है। उसके पार निकलना मुश्किल होगा। और इंटरेस्टिंग डेटा भी यही है, 33,000 पर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है, 34,000 पर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट की तरह मानकर चल सकते। तो बैंक निफ्टी की रेंज भी 1000 पॉइंट की आपको डेटा के लिहाज से निकल कर आती हुई दिख रही है। जी दीप। ओके, तो ये तो रही बड़ी रेंज। और आज एक्सपायरी के लिहाज से भी जो जिस तरह से वॉलेटिलिटी देख रहे हैं पॉसिबल है कि ऊपर नीचे इस रेंज को टेस्ट भी किया जा सकता है। पर दिन के लिहाज से कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट है सर? 14,475 14,600 दिन की छोटी रेंज है, इस पर नज़र रखिए। 14,375 14,700 दिन की मीडियम रेंज है और 14,350 14,750 दिन की बड़ी रेंज, इस पर फोकस करना है आपको। रेंज आज मैं इसलिए बड़ी दे रहा हूँ दीप की एक्सपायरी का दिन भी है और पिछले 3-4 दिनों में काफ़ी वॉलेटिलिटी रही, तो उस लिहाज से आपके लिए रेंज बड़ी आएगी। बैंक निफ्टी में भी सब्जेक्ट टू कि आप 33,000 तोड़ते हैं तो फिर आपके लिए रेंज अलग निकल कर आएगी। फिलहाल 33,000 33,600 ये दिन की आपके लिए बैंक निफ्टी की छोटी रेंज है। 32,575 और 33,850 दिन की मीडियम रेंज है और 32,450 से लेकर 33,950 ये आपकी दिन की रेंज, जो बड़ी रेंज हो लगभग 1,500 पॉइंट की आप मानकर चल सकते हैं। इस रेंज पर आपको करना है फोकस, ये आपके लिए बड़ी रेंज आती हुई। अब एफआईज की तरफ से कल की सेशन में पोजीशंस कम होती हुई दिखी है और उनकी लॉन्ग पोजीशन तेजी से घटी है 7%, सीधा 65% से 58% आकर घटती हुई दिखी। तो कल का जो आपका सवाल था कि किसने किया खरीदारी का मामला, कहीं भी फिगर नहीं आए, लेकिन कल किसने बेचा उसकी आज पूरी जानकारी हमारे हाथ में। तो एफआईज की तरफ से इंडेक्स में तगड़े शॉर्ट बने हैं, तेजी की पोजीशन भी कम हुई है और पुट भी उन्होंने खरीदे। मतलब तीनों तरह से एफआई ने दमदार बिकवाली की है कल के सेशन में। और अगर आज बाजारों को ऊपर टिकने में मुश्किल आएगी तो उसकी एकमात्र और सबसे बड़ी वजह ग्लोबल मार्केट्स नहीं है, एफआईज की दमदार बिकवाली के आंकड़े, जो आगे हम विस्तार से बातचीत करेंगे। और इसी के चलते पुट कॉल रेशियो आप देखिए दीप लगभग 30 बेसिस पॉइंट घटकर आया, 0.97% पर है, जो कि ओवरसोल्ड है। मंथली एक्सपायरी के दिन 1 के नीचे का पुट कॉल रेशियो ओवरसोल्ड है और ये ओवरसोल्ड पुट कॉल रेशियो दिन के दौरान एक शॉर्ट कवरिंग आपको देगा।
अब या तो खुलते ही जैसा एसजीएक्स निफ्टी दिखा रहा है तुरंत हो जाए, और अगर खुलकर ना हो तो निचले स्तर से जो कि या तो 14,475 होगा या 14,350 होगा, कहीं न कहीं वहाँ से आपको तगड़ी शॉर्ट कवरिंग आती हुई दिखेगी। तो एक शॉर्ट कवरिंग पुट कॉल रेशियो के दम पर ड्यू है, देखते हैं वो 9 बजे आती है, दोपहर में आती है या 2 बजे के बाद आती है, टाइमिंग का पता नहीं, लेकिन शॉर्ट कवरिंग पक्का पुट कॉल रेशियो की वजह से एक ड्यू बनेगी आज के सेशन में। जी दीप। क्लियर बात है सर। तो एक शॉर्ट कवरिंग तो ड्यू है पीसीआर की वजह से, देखते हैं वहां कंफर्ट आता है, पर कैश में एफआईएस की बिकवाली हो रही है। थोड़ी देर में समझेंगे सर वो, पर पहले पोजीशंस के बारे में समझाएं, एग्जिस्टिंग पोजीशंस का आज क्या करें। अगर आपकी तेजी की पोजीशन है तो 14,475 ये आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए, इंट्राडे बेसिस पर भी और क्लोजिंग बेसिस पर भी एक ही स्टॉप लॉस रख लें। और अगर बैंक निफ्टी में आपकी तेजी की पोजीशन है तो आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए 33,000 का, इंट्राडे भी और क्लोजिंग बेसिस पर भी। अगर शॉर्ट पोजीशन है तो यहाँ पर दीप 2 स्टॉप लॉस दूंगा। जिनको रिस्क कम रखनी हो 14,600 का स्टॉप लॉस रखें, और जिनको प्रॉपर ढंग का सही स्टॉप लॉस लगाना है वो 14,750 का लगाए। तो क्लोजिंग स्टॉप लॉस तो 14,750 का ही होगा, लेकिन इंट्राडे में अगर आपको रिस्क कम रखनी तो 14,600 का लगाएं, और रिस्क आप ले सकते हैं तो फिर 14,750 का रखिए। ये इस बात पर डिपेंड करता है कि आपने शॉर्ट किन लेवल्स पर की हुई है। बैंक निफ्टी इंट्राडे में स्टॉप लॉस 33,600 का है, 300 पॉइंट ऊपर, और क्लोजिंग बेसिस पर स्टॉप लॉस 33,850 का है। यहाँ पर भी वही है, अगर आप थोड़ी ज़्यादा रिस्क ले सकते हैं तो 33,850 का भी इंट्राडे स्टॉप लॉस रख सकते हैं। तो जो अहम लेवल है 33,600, 33,850, 34,000 से 34,200, बल्कि 34,100 से 34,200 की रेंज वो आगे इंटरेस्टिंग है। तो लेवल्स काफ़ी क्रिस्टल क्लियर है, कोई चिंता की बात नहीं है, उसके बेसिस पे आपको डिसाइड करना है। जी दीप। क्लियर बात है सर। तो लेवल्स इंटरेस्टिंग निकल कर आ रहे हैं, ये एक अच्छी बात है, और वो भी एक्सपायरी के दिन। नई पोजीशंस के लिए क्या सलाह देंगे आज सर? आप निफ्टी बेचना चाहते हैं तो इंतजार करें, एक बढ़िया उछाल का 14,700, 14,750 अच्छी रेंज है जहां पर आप बिकवाली कर सकते हैं। देखिए, आपको निफ्टी में जो ताकत और कमजोरी का अंदाजा लगाना है, 14,600 के ऊपर से आप मजबूत मानिए, 50 पॉइंट बढ़ जाए तब तक मजबूत मत मानिए, 50 पॉइंट घट जाए तब तक कमज़ोर मत मानिए। आपको 14,500 के नीचे से कमज़ोरी गिननी है, तो 14,500, 14,600 आप ये एक तरह से ये समझिए कि छोड़ दीजिए, इस रेंज में जो करना है जिसको करना है करने दे, इस रेंज में कोई मतलब डायरेक्शन नहीं है। 14,500 के नीचे फ्रेश कमजोरी, 14,600 के ऊपर फ्रेश मजबूती है। तो एक्सपायरी का दिन है, इंतज़ार करेंगे, अगर मौका मिला तो ठीक है, नहीं मिला तो देखा जाएगा। 14,700, 14,750 की रेंज अच्छी जहां बेचना चाहिए 14,800 के स्टॉप लॉस के साथ, और आपका टारगेट बनेगा 14,600, 14,550, 525 और 14,475। ये सारे लेवल्स हैं जिनके लिए आपको निफ्टी में करनी है बिकवाली। और जो खरीदारी करना चाहते हैं, बेस्ट लेवल तो 14,350, 375 की रेंज का है, अगर वहाँ पर आए तो ज़रूर खरीदिए। 14,300 का स्टॉप लॉस होगा, 14,475, 525, 550 और 14,600 तक के लेवल के लिए आपको करनी चाहिए खरीदारी। अब आइए बैंक निफ्टी। जो लोग बैंक निफ्टी बेचना चाहते हैं वो इंतजार करें हायर रेंज का, और वो होगी 33,850 से 33,950। आई डोंट नो मिलेगा नहीं मिलेगा, मिले तो जरूर खरीदिए। 34,100 आता है तो और माफ़ कीजिएगा बेचिए, और 34,100 आता है तो और बेचिए। स्टॉप लॉस आपका 34,200, 225 के ऊपर का होगा, और टारगेट नीचे जो बनेंगे वो 33,600, 33,375, 33,300, 33,200 तक के टारगेट के लिए आपको करनी है बिकवाली। और जो लोग खरीदारी करना चाहते हैं, अब यहाँ ट्रिक है कि खरीदारी कहाँ करें। बहुत एग्रेसिव ट्रेडर हैं तो 33,000, 33,100 की रेंज में भी सोच सकते हैं। उसके नीचे जो लेवल्स हैं ज़्यादा सही अच्छे लेवल जहाँ सेफ आप मानकर चल सकते हैं वो 32,450, 32,575 की रेंज के हैं। इस रेंज में ज़रूर खरीदारी कीजिए। 32,250 का आपका स्टॉप लॉस होगा। ऊपर के टारगेट 32,850, 33,000, 33,075, 33,200, 33,275, 33,350 और 33,600 तक के टारगेट्स आते दिख रहे हैं। ढेर सारे टारगेट है, टारगेट एकदम क्रिस्टल क्लियर है, क्योंकि बाजार 5-7 दिनों से ये रेंज बाउंड है। रेंज बाउंड मार्केट में टारगेट्स लेवल्स आपके लिए एकदम साफ नजर आते हैं, तो लेवल्स एकदम परफेक्ट निकल कर आ रहे हैं दीप, ये निफ्टी और बैंक निफ्टी पर आपके लिए। जी चलिए, तो लेवल्स अच्छे निकल कर आ रहे हैं, ये अच्छी बात है, और दोनों तरफ के आपको मौके मिलने वाले हैं अगर आप रेंज को रिस्पेक्ट करेंगे। वायदा कारोबार की लिस्ट आखिरी बार इस सीरीज में आधी हो गई है सर। सेल जैसा हमें कल लग भी रहा था बैन से बाहर है, वोडाफोन आइडिया अभी भी बैन में बना हुआ है। थोड़ा ये फंड एक्शन समझाएं सर, जो ये काफी बड़ी बिकवाली हुई है एफआईएस की तरफ से, कैसे देखें इसे? बहुत ही खराब आंकड़े हैं कल के दीप, और क्वालिटी वाइज भी और क्वांटिटी वाइज भी। क्योंकि पहली चीज़ तो है कि लगभग 2,000 करोड़ की कैश में बिकवाली किसी भी लिहाज से अच्छी नहीं है, बड़ी है।
दूसरी इंडेक्स में 1676 करोड़ की बिकवाली, जिसमें उन्होंने तगड़ी शॉर्ट पोजीशन बनाई है, जबरदस्त शॉर्ट किए हैं इंडेक्स। ये ऐसा नहीं कि मतलब आप ये देखिए कि खाली लॉन्ग अनवाइंडिंग की है, लॉन्ग अनवाइंडिंग कम की है, मतलब तेजी की पोजीशन कम की है, बल्कि शॉर्ट ज़्यादा बनाए। और उसके साथ साथ ऑप्शंस में अगर आपको 3000 करोड़ की खरीदारी का आंकड़ा दिख रहा है, वो भी परेशान करने वाला है। वहाँ पर भी सबसे ज़्यादा पुट खरीदें, और पुट आप तब खरीदते हैं जब आपका विचार मंदी का हो। और इसके साथ ही स्टॉक्स में देखिए 726 करोड़ की और बिकवाली है। तो हर एक लिहाज से एफआईज के आंकड़े बहुत ही खराब है। अब इसमें एक ही राहत की बात आप कह सकते हैं इन आंकड़ों के साथ कि पुट कॉल रेशियो घटकर 0.97 पर आ गया है, बाजार ओवरसोल्ड है, एफआईज दबाकर बेच चुके हैं, बात तो सही है। तो ऐसे में एक उछाल मिल सकती है। अब इस उछाल का फायदा इस एफआईज की बिकवाली को देखते हुए और पिछले कुछ दिनों के आंकड़ों को देखते हुए आपको निकलने में या फिर शॉर्ट करने में लगाना है, क्योंकि मूड, माहौल और डायरेक्शन क्लियर है कि ऊपरी स्तरों पर एफआईज को बेचना ही है। तो ऐसे में ग्लोबल मार्केट्स की वजह से या ओवरसोल्ड मार्केट की वजह से जो भी बीच बीच में उछाल आपको मिलेंगे, उस उछाल में आपको थोड़ी पोजीशन हल्की करनी चाहिए, ये साफ है। घरेलू फंड्स के संकेत मैंने न्यूट्रल रखे हैं, पॉजिटिव भी रख सकता था। 613 करोड़ की खरीदारी की है, लेकिन जिस लेवल की बिकवाली और जिन लेवल्स पर बिकवाली एफआईज ने किए, उसके सामने घरेलू फंड की खरीदारी मतलब वो ऊँट के मुंह में जी रहा है, थोड़ी सी है, हार्डली कुछ। जो लेवल है 14,500 के आसपास, वहाँ बड़ा खरीदना चाहिए, या थोड़ी एफआईज की बिकवाली बढ़ी तो उन्हें बड़ा खरीदना चाहिए, वैसा कुछ हुआ नहीं। तो मुझे लगता है कि एक तरफ एफआईज की शॉर्ट है, ट्रेडर्स की लॉन्ग है, और लोकल फंड्स न्यूट्रल है। तो इस लिहाज से जो भी आपको ग्लोबल मार्केट्स के चलते बड़ा उछाल मिलेगा, उस उछाल में आपको तेजी की पोजीशन कम करनी है, और एग्रेसिव ट्रेडर हैं तो सही लेवल देख के शॉर्ट भी कर दीजिए। ये सिंपल है दीप। क्लियर बात है सर। तो ये जो थोड़ी पोजीशनिंग है ये इंटरेस्टिंग है एफआईज की तरफ से जो आ रही है। वायदा कारोबार के लिहाज से एक्सपायरी के दिन कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं सर? 14,500 इसके नीचे फ्रेश बिकवाली है आपके लिए। 35 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट है। 14,700 ये बड़ी रुकावट का लेवल बनेगा, क्योंकि 28 लाख शेयर पुट कॉल्स में कल ही जुड़े हैं, और कुल मिला के है 40 लाख शेयर। तो बड़ी रेंज एक तरह से आप एक बार मान सकते हैं 14,500, 14,700। इसके पहले 14,600 एक हल्की रुकावट वाला लेवल है, जहां पर 28 लाख शेयर पुट में और उसमें से 18 लाख शेयर कल ही जुड़े हैं। तो पहले सुबह सुबह आपको 14,500, 14,600 पर नज़र रखनी है। इसके किसी एक तरफ बाहर निकले तो फिर बड़ा मुंह आपके लिए आता दिख सकता है। 14,475, 14,500 के नीचे सीधे 100-125 पॉइंट के रिस्क और है। 14,600, 14,625 के ऊपर 14,700, 750 तक की रेंज बनती हुई दिखेगी। इस लिहाज से आपको निफ्टी को अप्रोच करना है। बैंक निफ्टी का जहाँ तक सवाल है, 33,000 आखिरी उम्मीद है। सपोर्ट के लिहाज से हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट भी है 10 लाख शेयरों का, वहाँ पर रुकने चाहिए। 33,500 मेक और ब्रेक लेवल है। तेजी आपको तभी गिननी है जब 33,500 के ऊपर आप निकल कर ट्रेड करना शुरू करें। 8 लाख शेयर कॉल्स में तो वो रुकावट का लेवल होगा, और 34,000 को पार करना अब मुश्किल होगा। हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट 12 लाख शेयरों का वहाँ पर है। तो बैंक निफ्टी में 33,500 मिडिल लेवल है, जिससे आपको डिसाइड करना है। 33,000, 34,000, 1000 पॉइंट की रेंज दोनों तरफ की। बैंक निफ्टी के बाद निफ्टी में 14,500, 14,700 की रेंज, 14,600 से आपको डिसाइड करना है तेजी में है या नहीं। जी दीप। ओके तो ये है आपके लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स आज के लिए। चलिए एक्सपायरी का एक्शन तो अनिल जी ने समझा दिया, और कौन से लेवल्स हैं यहाँ पर भी ध्यान रहेगा। पर सर आज आईपीओ मार्केट में भी दमदार एक्शन है। एक तो जो बारबेक्यू नेशन का आईपीओ है, पहले दिन एटलीस्ट पूरा सब्सक्रिप्शन तो हो गया, इसके बारे में अपडेट दें। और साथ ही अनुपम रसायन के मैनेजमेंट भी आज हमारे साथ जुड़ रही है, वहाँ पर भी एक इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन करेंगे हम उनके साथ। बारबेक्यू नेशन इशू तो भर जाएगा, कोई खास बड़ी बात नहीं है, अलग तरह का बिजनेस है, और रेस्टोरेंट चेन्स के स्टॉक में कंपनी में इंटरेस्ट तो रह सकता है, स्पेशली थोड़े बड़े इन्वेस्टर्स का, तो भरने में तो मुश्किल वाली बात नहीं है। लेकिन यही है कि आजकल जिस तरह के आईपीओ का रिकॉर्ड बन रहा है और जिस तरह से थोड़ी सी बाजार की वॉलेटिलिटी हुई है, उसको देखते हुए लिस्टिंग उतनी दमदार नहीं हो रही। ईज माई ट्रिप, उसके बाद आपने कल का अनुपम रसायन, ये सब देखा, तो यहाँ पर थोड़ा लिस्टिंग के बाद, और ज़्यादातर आईपीओ आप देखिए 10 में से 8 आईपीओ जिन प्राइस पर लिस्ट हुए हैं उनसे नीचे ट्रेड कर रहे हैं। इशू प्राइस की बात नहीं कर रहा हूँ, लिस्टिंग प्राइस से नीचे ट्रेड कर रहे हैं। तो लिस्टिंग के बाद प्रॉफिट बुकिंग का एक ट्रेंड बन रहा है आईपीओ में। इसलिए आप अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, 2-3 साल का कम से कम व्यू रखते हैं तो लगाइए, अदरवाइज लिस्टिंग के बाद ले लीजिए। जब तक 20-25% की अपसाइड आपको लिस्टिंग पे नहीं दिखती हो, तब तक ऐसा कूद के लगाने की कोई खास वजह है नहीं। तो मेरा ये समझना है कि अगर आप 20-25% से के रिटर्न, हाँ 5-10% के रिटर्न बन सकते हैं, बड़ी बात नहीं है। लेकिन अगर आप 20-25% के रिटर्न देख रहे हैं तो शायद बारबेक्यू नेशन
इंतज़ार कर लेना ठीक है। अब बारबेक्यू नेशन में एक ही चीज़ अच्छी हो सकती है, वो ये कि इनकी लिस्टिंग जो होगी वो अगले फाइनेंशियल ईयर में होगी, अप्रैल में होगी। तो जो मार्च की लिस्टिंग वाले हैं वहाँ पर दबाव थोड़ा सा ज़्यादा है, हड़बड़ी में जो सारे आईपीओ हैं, तो हो सकता है अप्रैल की लिस्टिंग ठीक हो जाए। लेकिन बहुत एग्रेसिव इन्वेस्टर हैं तो आपके लिए नहीं, तो एक आध आईपीओ में नहीं बना पैसा तो क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन जिसको ये रिग्रेट हो गया, अरे अगर 50 रुपये ऊपर खुल गया मैं तो मिस कर गया, तो वो आप अपनी रिस्क के हिसाब से लगा लीजिए। 50 ऊपर भी खुल सकता है, फ्लैट भी खुल सकता है, 50 नीचे भी खुल सकता है। तो उस हिसाब से एग्जैक्टली अगले 10 दिनों का आप अगर मार्केट का मूड देखकर आइडिया लगाना चाहें तो वो मुश्किल काम है, तो आप अपनी रिस्क के हिसाब से लगाएं। बाकी जिनको लॉन्ग टर्म 3 साल के व्यू से लगाना है वो उनके लिए फिर 50 रुपये ऊपर नीचे का कोई खास फर्क नहीं पड़ता, वो लगा सकते हैं। जहाँ तक आज की लिस्टिंग का सवाल है, लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स, दीप ये कंपनी अच्छी है, बड़ा लंबा ट्रैक रिकॉर्ड है, प्रोमोटर भी बढ़िया है और फाइनेंशियल्स भी मजबूत हैं। मुझे लगता है इसकी अच्छी लिस्टिंग होनी चाहिए, हालांकि उतनी नहीं जैसा कि आप पहले सोच रहे हो कि आज से 15 दिन पहले जो लिस्टिंग का यूफोरिया बना हुआ था उसके मुकाबले में तो उतनी दमदार लिस्टिंग नहीं होगी। 130 रुपये की इशू प्राइस है, 170-180 रुपये के आसपास लिस्ट होना चाहिए। और मेरा ये समझना है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स डेफिनेटली इसको होल्ड करें, कोई बेचने की जल्दबाजी और हड़बड़ी न करें। 106 गुना इशू भरा था, लिस्टिंग के बाद धीमे धीमे आपको फंड बाइंग भी आती हुई दिखेगी, स्टॉक में इंटरेस्ट बना रहेगा, अच्छी क्वालिटी की कंपनी है, अच्छा इशू है, ये होल्ड कर सकते हैं। फिर भी जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स हैं वो 170 रुपये का या 160 रुपये का जो आपको ठीक लगे वो स्टॉप लॉस लगाकर होल्ड करें। अगर 170 के नीचे जाएं तो आप अपना 40 रुपये का प्रॉफिट ले लें और एंजॉय करिए। और अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो फिर कोई दिक्कत नहीं, फिर आप होल्ड भी कर सकते हैं, कोई इशू दिक्कत वाली बात नहीं। दूसरा आईपीओ जो आज लिस्ट हो रहा है वो है क्राफ्ट्समैन, जहाँ पर हमने शॉर्ट टर्म के लिए पैसा नहीं लगाने की राय दी थी और ये राय थी कि सिर्फ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स, वो भी जो ज़्यादा रिस्क ले सकते हैं वो लगाएं। कंपनी बुरी नहीं है, वैल्यूएशन सस्ते नहीं है, उस लिहाज से थोड़ा सा इशू के वक्त आपको बड़े फायरवर्क्स दिखेंगे, मुश्किल लगता है। इशू प्राइस के आसपास थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे लिस्ट हो सकता है, 1490 रुपये की इशू प्राइस है। जिन लोगों ने लगाया है और जो अपना रिस्क मैनेजमेंट करना चाहते हैं तो वो 1475, 15 रुपये नीचे स्टॉप लॉस रख लें उसके नीचे। और अगर आप बहुत लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, 2-3 साल के व्यू के हिसाब से आपने पैसा लगाया, रिस्क लेने की ताकत है, तो फिर होल्ड करिए। तो लिस्टिंग गेन के लिहाज से ये आईपीओ था भी नहीं और लिस्टिंग गेन पर हमने पैसा लगाने की राय दी भी नहीं, और लगभग उसी के हिसाब से लिस्टिंग भी आपको होती हुई दिखेगी। तो अब लिस्टिंग पर वो जो बड़े फायरवर्क्स, भले इशू 100 गुना 150 गुना भर रहे हो, लेकिन जो बड़े लिस्टिंग गेन्स आपको उम्मीद है उसके मुकाबले में हल्की ठंडी लिस्टिंग होती दिखेगी। मार्च एंडिंग का वक्त है, तो आप अपना रिस्क मैनेजमेंट उस हिसाब से ज़रूर कर लें। जी दीप। क्लियर है सर। तो लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स ऑफ कोर्स यहाँ पर अच्छा इंटरेस्ट है और अच्छी लिस्टिंग गेन मिल सकती है। क्राफ्ट्समैन शायद इशू प्राइस के आसपास ही संभावना हो। अनुपम रसायन, यहाँ पर भी फोकस रहेगा, हाल ही की लिस्टेड कंपनी। मैनेजमेंट हमारे साथ जुड़ने वाली है आज न्यूज़ प्रीव्यूज़ में, तो वहाँ पर भी उनसे जानेंगे आगे के उनके प्लान्स क्या हैं। आइए आपको बता दें और कौन से स्टॉक्स हैं जहाँ पर आज आपको रखनी है नज़र। हमारे साथ वरुण, कुशल और आशीष तैयार हैं। वरुण, गुड मॉर्निंग, बताएं आज खबरों वाले शेयर्स और ट्रिगर्स कौन से हैं? देखिए, ट्रिगर्स के लिहाज से तो सबसे पहले आज ऐतिहासिक दिन है क्योंकि देश में लॉकडाउन का 1 साल पूरा हो चुका है, तो ये डेट आपको याद रहनी चाहिए। दूसरा, आरवीएनएल का जो ओएफएस है वो आज रिटेल निवेशकों के लिए खुलने वाला है और अंतरिम डिविडेंड पे बोर्ड की बैठक भी है। वैबको इंडिया, यहाँ नॉन रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए आज ओएफएस खुलने वाला है। एसबीआई लाइफ अंतरिम डिविडेंड पे बोर्ड बैठक करने वाला है। 6 अप्रैल जो है इसकी रिकॉर्ड डेट तय की गई है। श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस दूसरे अंतरिम डिविडेंड पे बोर्ड की बैठक है आज और रिकॉर्ड डेट 31 मार्च है इसकी। एडलवाइस अंतरिम डिविडेंड पे यहाँ पे भी बोर्ड की बैठक है। और वरक इंजीनियरिंग क्यूआईपी का जो भाव है वो तय करने के लिए, भाव और रकम तय करने के लिए बोर्ड की जो आज बैठक है। कुछ स्टॉक्स है जहाँ पे डिविडेंड जो है उसकी आज एक्स डेट है। बीपीसीएल दूसरे इंटरिम डिविडेंड जो 5 रुपये का दिया गया था उसकी आज एक्स डेट है। हुड को 75 पैसे का जो इंटरिम डिविडेंड दिया गया था उसकी आज एक्स डेट है। तो यहाँ पे आपको कहीं ना कहीं देखने मिलेगा कि किस तरह का एडजस्टमेंट है। इसके अलावा जी बिजनेस में जो आज हमारी एक एक्सक्लूसिव खबर है और वो ये है कि केमिकल सेक्टर को यहाँ बड़ी जो राहत है वो मिलने वाली है। काफ़ी बड़े इंसेंटिव जो है केमिकल सेक्टर को मिलने वाले हैं, खासकर जीएनएफसी और बीएसएफ, इन दो कंपनियों को काफ़ी बड़ा फ़ायदा होने वाला है क्योंकि केमिकल और पेट्रोकेमिकल सेक्टर्स में पीएलआई स्कीम का बड़ा काम जो है वो हो रहा है। सरकार की C1 वैल्यू चेन फ्लोज को इंसेंटिव देने की तैयारी, करीब 19,000 करोड़ के आसपास के इंसेंटिव जो है वो दिए जाने वाले हैं। और C1 वैल्यू चेन जो फ्लोज जो है वो मेथनॉल और एमोनिल वाले जो केमिकल है वो बनाती है। अब तक करीब 15,000 करोड़ के आसपास के जो केमिकल से भारत में इंपोर्ट हो रहे थे, इसके लिए पीएलआई स्कीम के तहत यहाँ पे 19,000 करोड़ के आसपास के इंसेंटिव देने की तैयारी है। आरवीएनएल ओएफएस नॉन रिटेल का जो हिस्सा है
करीब 1.05 गुना जो है वो भरा है, आज रिटेल के लिए खुलने वाला है। इसके अलावा वैपको ओएफएस के जरिए यहाँ प्रमोटर जो है 18.1% हिस्सा बेचने की योजना बना रहे हैं। बेस इशू जो है 9.05 का है और ओवर सब्सक्रिप्शन 9.05% का है। फ्लोर प्राइस जो है 5450 का रखा गया है। करंट मार्केट प्राइस से करीब 10%, 10.6% के आसपास का डिस्काउंट है। नॉन रिटेल के लिए कल खुलेगा, नॉन रिटेल के लिए आज खुलेगा, माफ़ कीजिएगा, और रिटेल के लिए ओएफएस जो है वो कल खुलने वाला है। बिल्कुल, तो एक का आईपीओ ऑनगोइंग है, 2 लिस्टिंग्स हैं और साथ ही 2 ओएफएस हैं जहां पर आपको रखनी है नजर। कुशल, गुड मॉर्निंग, बताएं आप कौन सी खबरें लेकर आए हैं? गुड मॉर्निंग दीपांशु। सबसे पहले जुबिलेंट फूड यहाँ पर फोकस रखिए क्योंकि अमेरिकन फ्राइड चिकन ब्रांड पॉपाइज के जो मास्टर फ्रेंचाइजी है उसके लिए इन्होंने करार कर लिया है और ये करार भारत ही नहीं बांग्लादेश, नेपाल और भूटान के लिए भी इन्होंने किया है। और इसकी हिस्ट्री में बता दूं कि 1972 से जो पॉपाइज है ये कारगर है और अपने इनका जो कारोबार है ये इनकी इतनी बड़ी हिस्ट्री है, तो कहीं ना कहीं ये आज फोकस में रहेगा इस वजह से। साथ ही एशियन ग्रेनिटो, यहाँ पर प्रमोटर ने करीब 7.25 लाख वारंट 180 रुपये प्रति शेयर के भाव पर कन्वर्ट करने का फैसला किया है और 5 अप्रैल 2019 को प्रमोटर को करीब 47 लाख वारंट जो है वो जारी किए गए थे। साथ ही टीवीएस मोटर्स ये भी फोकस में रहेगा क्योंकि ₹1.40 प्रति शेयर के दूसरे अंतरिम डिविडेंड का कंपनी ने ऐलान किया है और इसकी रिकॉर्ड डेट 2 अप्रैल तय की गई है। कुछ एक बोर्ड में भी बदलाव हुए हैं जिसमें वेणु श्रीनिवासन जी ने जो है जनवरी 2023 से एज चेयरमैन के पद से उन्होंने जो है स्टेप डाउन करने का फैसला किया है और यहाँ पर इनकी जो रिप्लेसमेंट होगी वो रैल्फ स्पेथ से होती हुई दिखेगी जो कि जेएलआर के फॉर्मर चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर रह चुके हैं। साथ ही अगर आप देखें तो जो ऑयल मार्केटिंग कंपनियां हैं वो फोकस में रहेंगी क्योंकि यहाँ पर जो स्टेट रन ऑयल मार्केटिंग कंपनी है उन्होंने कल के सत्र में जो फ्यूल की कीमतें हैं, पेट्रोल करीब 18 पैसे और डीजल 17 पैसे जो है ये कम करते हुए नजर आए। इनफैक्ट ये जो रिडक्शन हुआ है ये पिछले 1 साल बाद होता हुआ नजर आया है, जिस तरह से वापस $70 से कच्चा तेल जो है $60 के आसपास आता हुआ दिख रहा है। साथ ही अगर आप देखें तो भारतीय एयरटेल ये भी फोकस में रहेगा क्योंकि एनसीएलटी दिल्ली ने जो है विलय को मंजूरी दे दी है और ये जो विलय है ये जो इनका वीसेट ऑपरेशन है ह्यूज कम्युनिकेशंस इंडिया का, वो एयरटेल के जो वीसेट ऑपरेशन है उसके विलय को इन्होंने मंजूरी देती हुई नजर आई है। और दोनों कंपनियों ने मई 2019 में यह करार किया था जिसमें मेजॉरिटी जो हिस्सेदारी है वो ह्यूज कम्युनिकेशन इंडिया लिमिटेड की होगी और इससे जो है आगे के लिए वीसेट ऑपरेशंस में भारत में काफी ज्यादा सिनर्जी वैल्यू क्रिएट होने की संभावना दिख रही है। तो भारतीय एयरटेल भी इस वजह से फोकस में रहेगा। और कुछ एक बल्क डील्स है मेरे पास जहां पर नव भारत वेंचर्स, यहाँ पर कंपनी ने करीब 14 लाख शेयरों की जो है वो खरीदारी की है ऑलमोस्ट ₹70 प्रति शेयर के भाव पर। और कुछ इनसाइडर ट्रेड्स है जिसमें पिडिलाइट इंडस्ट्रीज पहला है जहां पर प्रमोटर ने 50,000 शेयरों की बिकवाली की है 22 से 23 मार्च के बीच। और गोदरेज एग्रोवेट, यहां पर प्रमोटर ने फिर से खरीदारी की है 57,400 शेयरों की 18 से 19 मार्च के बीच। तो इस वजह से गोदरेज एग्रोवेट भी फोकस में है। लेकिन कुशल, जो आप बता रहे थे जुबिलेंट फूड वाली खबर, जिन्होंने अमेरिका की एक ब्रांड के साथ टाइप किया है बांग्लादेश, नेपाल और भूटान के लिए, उसका नाम क्या है? पोपेज क्या है, कैसे बोलते हैं इसको? मुझे तो कार्टून का नाम याद आता है जो पॉपाई बचपन में देखते थे। अच्छा, कार्टून है ये? पोपाई था, आता था ना। अच्छा अच्छा, मुझे पता स्पेलिंग नहीं वही है। अच्छा अच्छा, दीप इसका सही नाम बताइए। सर पॉपाइज करके, पॉपाइज। ओके, जो दीप बोल रहे वही सही है। ओके। मुश्किल, अच्छा मुझे तो पता भी नहीं था ये कार्टून भी है। अरे बहुत फेमस था। ओके, जनरेशन गैप। चलिए, तो जुबिलेंट फूड ने ये एक बड़ा टाइप किया है बांग्लादेश, नेपाल और भूटान के साथ में, इस पर आप रखिएगा नजर। ओके, आशीष है तैयार बताने के लिए तमाम रिपोर्ट्स FIR। गुड मॉर्निंग आशीष, बताइए कौन सी रिपोर्ट्स हैं आज आपके पास? गुड मॉर्निंग अनिल जी। सबसे पहले जुबिलेंट फूडवर्क्स यहाँ पर ही नजर डालते हैं। CLSC की रिपोर्ट है, आउट परफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखा है 3,000 रुपए के लक्ष्य के लिए। और ये कह रहे हैं कि इन्होंने जो पॉपाइज का अधिग्रहण किया है, ये फ्राइड चिकन में अगर आप देखें तो दुनिया की सबसे बड़ी QSR है, जिसके चलते ये पॉजिटिव है। और ब्रोकरेज हाउस का ये भी मानना है कि जुबिलेंट फूडवर्क जो है स्ट्रेटेजिकली अपने बिजनेस को रीशेप कर रहा है, जिसके चलते स्टॉक पर खरीदारी की राय दे रहे हैं।
बंधन बैंक यहाँ पर भी नजर रखिएगा, सीएलएससी की रिपोर्ट है, आउट परफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखा है। हालांकि जो लक्ष्य है ज्यादा ऊंचा नहीं दिया है, 390 का दिया है, 360 के आसपास की कल की क्लोजिंग है। और ये कह रहे हैं कि मैनिफेस्टो में अगर आप देखें तो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने वेवर की बात नहीं की, और असम और बंगाल में अगर देखें तो अभी तक 40% लोन्स की रिकवरी होना बाकी है। तो यहाँ से कहीं ना कहीं अगर आप देखें तो इनकी जो कलेक्शन एफिशिएंसी है वो सुधरती हुई नजर आएगी, जिसके चलते इन्होंने आउट परफॉर्म की रेटिंग दी है। एचडीएफसी लिमिटेड जेफरीज की रिपोर्ट है, खरीदारी किराए को बरकरार रखा है, लक्ष्य ज्यादा बढ़ोतरी नहीं की है, 3340 से बढ़ाकर 3380 कर दिया है। और ये कह रहे हैं कि रियल एस्टेट की कीमतों में बढ़त के बाद भी अगर आप देखें तो हाउसिंग की मांग जो है बरकरार देखने को मिलेगी। लॉकडाउन का खतरा व्यवसाय पर ज्यादा देखने को नहीं मिल रहा है, लेकिन असेट क्वालिटी में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, प्रोविजनिंग में आगे जाकर बढ़त देखने को मिलेगी। लेकिन स्टॉक पर अगर आप देखें तो अभी भी बुलिश ही नजर आ रहे हैं। एचडीएफसी बैंक यहाँ पर जेफरीज की रिपोर्ट है, खरीदारी किराए को बरकरार रखा है, 1860 रुपए के लिए 1480 के आसपास की जो है कल की क्लोजिंग है। और ये मान रहे कि डिसबर्समेंट में एक नॉर्मलाइजेशन देखने को मिल रहा है, और अभी तक जितनी भी बुक्स पर स्ट्रेस है वो रिकॉग्नाइज हो चुका है। लेकिन हो सकता है कि मीडियम टर्म में बैंक जो है अपनी प्रोविजनिंग बढ़ाते हुए नजर रखे, लेकिन स्टॉक पर ही बुलिश है। अदानी पोर्ट्स, गोल्डमैन सैक्स की रिपोर्ट है, खरीदारी किराए को बरकरार रखा है, लक्ष्य दिया है 710 का, बिल्कुल भी लक्ष्य देखिए करंट मार्केट प्राइस के आसपास ही है, 708 रुपए की कल की क्लोजिंग है। लेकिन ये मान रहे हैं कि अगर आप वैल्यूएशन के लिहाज से अगर आप देखें तो स्टॉक एवरेज के आसपास ही ट्रेड कर रहा है, और कंपनी ने जो नए ऐलान किए हाल ही में वो पॉजिटिव हैं। आखिरी रिपोर्ट है फिलहाल के लिए मारुति पर, सीएलएससी की रिपोर्ट है, बिकवाली किराए को बरकरार रखा है, लक्ष्य में जो है कटौती की है, 6880 से घटाकर 6550 का कर दिया है। ये कह रहे हैं कि जो है वॉल्यूम में बढ़त देखने को मिल सकती है, लेकिन लगातार जो लागत खर्च में बढ़ोतरी हो रही है उसके चलते कहीं ना कहीं अगर आप देखें तो कंपनी की जो मार्जिन है इसके ऊपर एक इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। लेकिन आगे जाकर ये मान रहे हैं कि जो वॉल्यूम्स है यहाँ पर बढ़िया रिकवरी देखने को मिली है, लेकिन स्टॉक पर बेरिश है। ओके, तो ये है वो सारी आपके लिए रिपोर्ट जिन पर आपको करना है फोकस। आइए फोकस करते हैं हमारे एक्सपर्ट्स की दमदार पिक्स पर। वक्त है पिक ऑफ द डे का। बंसल जी सुप्रभात, करिए शुरुआत। सुप्रभात अनिल जी। पता नहीं आपको कैसे अनिल जी आभास हो जाता है आज मेरा नोटा है और आपने मुझसे शुरुआत करी। अनिल जी मेरा तो नोटा है, बट अनिल जी आज भूली पुसरी अनिल जी पुरानी यादें ताजा हो गई। अभी कुशल ने वो एनसीएलटी का अनिल जी एक ऑर्डर कर रहे थे कंपनी का, ह्यूजिस का। तो अनिल जी आपको ध्यान होगा पहले ह्यूजिस सॉफ्टवेयर लिस्टेड होता था, कोई इसको ह्यूजिस बोलता था, कोई हगीज बोलता था, कुछ अलग अलग नाम बोलते थे। तो पता नहीं कहाँ कंपनी चली गई थी, आज काफी दिनों बाद इसका नाम सुना तो पुरानी यादें ताजा हो गई अनिल जी। बिल्कुल सही बात है। हाँ, वो मतलब गुमसी हो गई। बहुत सारी ऐसी आईटी कंपनियां थी जो एक ज़माने में जिनके नाम के बगैर दिन नहीं निकलता था। पेंटाफोर, सिल्वर लाइन, डीएसक्यू सॉफ्टवेयर, पता नहीं क्या क्या, मतलब आज के विजुअल सॉफ्ट, इसमें यूजर्स सॉफ्टवेयर भी ये हुआ करता था। यस करेक्ट। तो चलिए, बंसल जी ने आज शुभ शुरुआत कर दी है नोटा की। कुछ करने के मूड में है नहीं, कोई बात नहीं, लेकिन हम कुछ ना कुछ तो करवा ही लेंगे। पूरा दिन बचा है, सवाल तो ढेर सारे पूछूंगा ही। तब तक वागले साहब के पास चलते हैं। वागले साहब गुड मॉर्निंग, बताएं सर। अनिल जी गुड मॉर्निंग। दीपांशु गुड मॉर्निंग। अनिल जी आपने ये जो पेंटाफोर और सिल्वर लाइन ये जो नाम लिए, मेरी मतलब वो जमाने की, हमारे जमाने की याददाश्त ताजा हो गई। आई एम श्योर काफी लोगों ने ये पैनल पे वो सुना भी नहीं होगा, और हमने ये मैंने तो एक्सपीरियंस किया, आई एम श्योर आपने भी एक्सपीरियंस किया होगा। Absolutely. और ऐसा कभी भी ना हो, और हमारी कोशिश ये रहे कि लोग ऐसे स्टॉक्स में कभी भी ना फंसे। एनीवे सही बात। मैं आज का स्टॉक की बात करूंगा। मैंने कल M&M जाते जाते बेचने की सलाह दी थी, मैं उसको मेंटेन करता हूं। 811 का ये मैं आज अभी दे रहा हूं, ये कैश के लेवल से 811 का बंद है। 819 का मेरा 1% वाला स्टॉप लॉस है, और 792 के टारगेट मुझे दिखाई देते हैं आज, और मे बी ऑन एन आउटर साइड कल आनी चाहिए। ओके, तो ये है आपके लिए राय महिंद्रा एंड महिंद्रा में बिकवाली करने की। 819 का स्टॉप लॉस, 792 का टारगेट। पालविया साहब भी हमारे साथ है। पालविया साहब नमस्कार, बताएं सर आपका पिक ऑफ द डे। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। अनिल जी पिक ऑफ द डे जो रहेगा वो फार्मा स्टॉक रहेगा, और फार्मा स्टॉक से हमें अरविंदो फार्मा यहाँ पे अट्रैक्टिव लग रहा है। अरविंदो फार्मा में कल जिस तरीके से बाइंग एक्शन था, हमें लगता है आज भी इसमें एक अपवर्ड मोमेंटम बनते हुए दिखेगा, तो बाय करने की सलाह रहेगी अरविंदो फार्मा।
कल का क्लोज था करीब 855 के आसपास। हम यहाँ पे स्टॉप लॉस सजेस्ट करेंगे करीब इसका 846 के आसपास, और टारगेट जो हमें लगता है आना चाहिए ड्यूरिंग द डे वो करीब 875 से 880 तक के टारगेट आते हुए दिखना चाहिए। तो फार्मा स्पेस पे फोकस रहेगा, और हमें लगता है फार्मा स्टॉक्स में अरविंदो फार्मा यहाँ से एक अच्छा मोमेंटम दिखाना चाहिए। तो चलिए, यह है आपके लिए औरोबिंदो फार्मा में खरीदारी करने की राय। सेठी साहब, पहले तो आपका भी मार्केट पर व्यू भी दीजिए और साथ ही बताइए आपने कौन से स्टॉक्स चुने आज के लिए। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु। देखिए, कल हमारे बाजार में तो बहुत भारी गिरावट आई, बट उतने नेगेटिव इंटरनेशनल क्यूज नहीं है। कल रात को हालांकि डाउ जोन्स में एक टाइम पे तो बहुत अच्छी तेजी थी, बट जब बंद हुए तो फ्लैट से बंद हुए हैं, और आज सुबह डाउ फ्यूचर्स पॉजिटिव है, एसजीएक्स निफ्टी भी थोड़ा पॉजिटिव दिखा रहा है। तो मुझे लगता है वी शुड प्ले फॉर अ बाउंस बैक। मुझे लगता है आज थोड़ा रिवर्सल होगा। हालांकि आज एक मंथली एफ&ओ एक्सपायरी का दिन है, तो बाजार में वॉलेटिलिटी बिल्कुल रहेगी, तो थोड़ा कॉशियस भी रहना है, बट तेजी की सलाह रहेगी। तेजी वुड बी बेटर रिस्क रिवॉर्डिंग। और आज जो स्टॉक मैंने पिक किया है एफ&ओ स्पेस से, पिक ऑफ द डे रहेगा आरती इंडस्ट्रीज। इसके पीछे दो कारण है। एक तो जो आज जी बिजनेस की एक्सक्लूसिव खबर है कि सरकार केमिकल सेक्टर के लिए पीएलआई स्कीम का अनाउंसमेंट कर सकती है, तो उसका एक बड़ा फायदा आरती इंडस्ट्रीज जैसे स्टॉक को होगा। और दूसरा, आज एक लक्ष्मी ऑर्गेनिक का भी आईपीओ लिस्टिंग होना है, जो कि इस बाजार में भी चूंकि रेस्पॉन्स आईपीओ को बहुत ही अच्छा मिला था, 107 टाइम ओवर सब्सक्राइब हुआ था, मुझे लगता है अच्छी लिस्टिंग होनी चाहिए। अनलाइक अनुपम रसायन यस्टरडे, मुझे लगता है आज केमिकल सेक्टर फोकस में रहना चाहिए। तो आरती इंडस्ट्रीज को मैंने एफ&ओ स्पेस से पिक किया है। 1320 के करीब बंद हुआ, 1375 का टारगेट और 1300 का स्टॉप लॉस रहेगा। दूसरा स्टॉक एफ&ओ स्पेस से क्रूड की जो तेजी है उसको प्ले करने के लिए ओएनजीसी को पिक किया है। क्रूड में कल हमने 5-6% की तेजी देखी, जो कि सुएज कनाल पे जो एक जाम लगा हुआ है, एक शिप वहां पे फंस गया है, तो उसके कारण से क्रूड में तेजी और उसका फायदा ओएनजीसी को देखने को मिलना चाहिए, तो वहां पे खरीदारी करने की सलाह है। और इसके अलावा 3 स्टॉक कैश मार्केट के हैं, जिसमें पहला स्टॉक है जीएनएफसी। अगेन वही केमिकल वाली स्टोरी, मुझे लगता है बहुत ही दमदार कंपनी है, फंडामेंटल्स बहुत अच्छे हैं। मैंने इस स्टॉक को 220-30 के लेवल से रिकमेंड किया हुआ, और उसके बाद से तो हमने 340-50 तक के लेवल्स देखे। अभी ये करेक्ट होकर वापस से 290-92 के लेवल पे आ गया। मुझे लगता है आज इस स्टॉक में तेजी हो सकती है, यहाँ पे खरीदारी करने की सलाह है। फिर थायरोकेयर, जो कि कोविड के बढ़ते केसेस के कारण मुझे लगता है ये जो टेस्टिंग वाले जो स्टॉक्स है, जो पैथोलॉजी लैब्स है जैसे थायरोकेयर, मेट्रोपोलिस और डॉक्टर लाल पैथ लैब्स, इनमें ट्रैक्शन रहना चाहिए, तो वहां से मैंने थायरोकेयर को पिक किया है, इसमें खरीदारी करें। और फाइनली सोलारा फार्मा, जो कि इबुप्रोफेन बनाता है, कल मैंने आईओएल केमिकल्स की बात करी थी, वैसी एक कंपनी है सोलारा फार्मा। ये इबुप्रोफेन ये पेन किलर है, जो कि कोविड वाले पेशेंट्स को ये भी लगता है, तो इसकी भी डिमांड काफी तेजी से बढ़ रही है, दाम भी बढ़े हैं। मुझे लगता है सोलारा फार्मा आज अच्छा करना चाहिए, तो यहाँ पे भी खरीदारी करनी चाहिए। ओके, तो काफी लंबी लिस्ट है। आरती इंडस्ट्रीज, ओएनजीसी, जीएनएफसी, थायरोकेयर और सोलारा एक्टिव फार्मा, ये है लिस्ट स्टॉक्स की जो सेठी साहब को है पसंद। आइए, हमारे और मेहमान भी हमारे साथ कार्यक्रम में हो चुके हैं शामिल। सुमित जी का करते हैं स्वागत। सुमित जी, गुड मॉर्निंग। बताएं सर, आपका पिक ऑफ द डे। गुड मॉर्निंग अनिल जी। अनिल जी, पिक ऑफ द डे के तौर पे मेरे को लग रहा है कि जुबिलेंट फूड को सिलेक्ट करें। जुबिलेंट फूड पिछले कुछ दिनों की गिरावट के बाद थोड़ा सा अपसाइड मूव दिखाया, और कल मार्केट गिरावट के साथ हमें वापस से थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिला। लेकिन मेरे को लगता है कि जुबिलेंट फूड अब यहाँ से एक अच्छा बाउंस दिखाएगा, और एक अच्छा तेजी का मूव जुबिलेंट फूड में यहाँ से आने वाले दिनों में देखने को मिल सकता है। 2850, 2870 के आसपास जुबिलेंट फूड में लॉन्ग पोजीशंस इनिशिएट करके चलने का सलाह रहेगा। स्टॉक का जो नीचे में सपोर्ट बन रहा है जुबिलेंट फूड का, वो 2810, 2815 के आसपास का बन रहा है, तो ट्रेडिंग के लिहाज से ये स्टॉप लॉस भी है। और पोजीशन ट्रेड लेना हो तो स्टॉक का नीचे में जो सपोर्ट है वो 2700 के आसपास है। और मेरे को लगता है कि यहाँ से जुबिलेंट फूड के अंदर जैसे 2950 का लेवल टूटेगा, 2950, तो उसके बाद स्टॉक में एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम बिल्डअप होगा, और 3000 से 3100 रुपए तक के लेवल जुबिलेंट फूड में हमें देखने को मिल सकते हैं। तो ये स्टॉक के अंदर खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा। फूड आज खबरें भी हैं दमदार इसके लिए। और पॉपाइज ये है वो कंपनी अमेरिका की जिसके साथ इन्होंने मास्टर फ्रेंचाइजी का करार किया है भारत, बांग्लादेश, नेपाल और भूटान के लिए। ये एक बड़ी खबर है जिसके दम पर आज जुबिलेंट फूड वर्क्स में दिखना चाहिए एक्शन भी। हाँ, ये है जो जिस ब्रांड की बात हम कर रहे हैं, जो पॉपाइज, ये है वो कंपनी जिसके साथ करार किया है 4 देशों के लिए, भारत, बांग्लादेश, नेपाल और भूटान के लिए जुबिलेंट फूड वर्क्स ने। हाँ, अब इसको देखा तो याद आ गया, मैं वो कल नाम से पता नहीं चल रहा था दीप, अब जब ये फ़ोटो देखें और फुटेज देखें तो समझ में आ गया कि हाँ किसकी बात कर रहे थे। तो चलिए, ये है वो कंपनी जिसके लिए मास्टर फ्रेंचाइजी जुबिलेंट फूड वर्क्स ने ली है। आइए, कुणाल जी भी हमारे साथ है। कुणाल जी, गुड मॉर्निंग। बताएं सर, आपका पिक ऑफ द डे।
गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु। अनिल जी, बिकवाली की राय है बेचना है टाटा मोटर्स, जिसके चार्ट पर एक डबल टॉप पैटर्न कल बना और कल पहली बार 1-1.5 महीने के बाद स्टॉक ने 300 के नीचे बंदी दी है। तो मुझे लगता है अनिल जी, जो करेक्शन शुरू हुआ कल, ये थोड़ा एक्सटेंड करेगा टाटा मोटर्स में। जिन स्तरों पर बंद हुआ उस पर ना बेचें। 2-4 रुपए ऊपर अगर आज पुलबैक में आपको सवेरे मिल जाए तो वहां शॉर्ट करें 297 के आसपास, और यहां पर एक स्टॉप लॉस रख लें 305 रुपए का। 305 के स्टॉप लॉस से शॉर्ट करना है। टारगेट जो है वो 280 और 270, ये दो टारगेट्स हैं जिनके लिए टाटा मोटर्स में मेरी बिकवाली करें। ओके, तो टाटा मोटर्स में करें बिकवाली, ये है राय आपके लिए कुणाल जी की तरफ से आती हुई। अब कुछ स्टॉक्स पर करते हैं फोकस। RVNL आज ऑफर फॉर सेल खुला है रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए। 27.50 रुपये ये फ्लोर प्राइस रखी है। कल इंस्टीट्यूशनल हिस्सा मुश्किल से भरा, 1 गुना ही भर पाया, मतलब कोई ज़्यादा रेस्पॉन्स आया नहीं है, मुश्किल से भरा है। तो सेठी साहब, आप राय दीजिए, क्या करना चाहिए? रिटेल इन्वेस्टर 27.50 में खरीदें या मार्केट में मिल रहा है तो इंतजार करें? अनिल जी, छोटा आंसर होगा अवॉइड करना है, बिकॉज बाजार में अपॉर्चुनिटीज बहुत है। अगर आपको रेलवे के स्पेस में ही निवेश करना है तो मुझे लगता है कंपनीज लाइक राइट्स है, इरकॉन है, ये सब जो स्टॉक्स है वो लॉन्ग टर्म में अच्छा रिटर्न्स देंगे। आई वुड रिकमेंड एन अवॉइड इन द OFS। ओके, अवॉइड करें, फिलहाल खरीदारी करने की जल्दबाजी न करें, ये राय है आपके लिए। और स्टॉक जहां पर एक्शन है, एशियन ग्रेनिटो, ये स्टॉक जरा देखिए आप। सुमित जी, इसके चार्ट्स बताइए। प्रोमोटर्स ने 7,30,000 वारंट्स को कन्वर्ट किया है 180 रुपये के दाम पर। 5 अप्रैल 2019 को लिए थे। अब ये मार्केट प्राइस से ऊपर में कन्वर्ट तो कर रहे हैं, लेकिन 47 लाख में से 7 लाख ही कन्वर्ट किए हैं। तो पॉजिटिव भी समझ सकते हैं आप इसे कि मार्केट के ऊपर के दाम पर अपने वारंट्स कन्वर्ट कर रहे हैं। जाहिर सी बात है, जब वारंट लेते हैं तो आपको 25% पैसा देना होता है, 18 महीने के भीतर कन्वर्ट करना होता है, तब बाकी का 75% देना होता है। तो ऐसा लग रहा है कि 7 लाख कन्वर्ट कर रहे हैं और बाकी 40 लाख शायद एक्सपायर होने दे रहे हैं। तो बताइए, एशियन ग्रेनिटो क्या करना चाहिए? अनिल जी, चार्ट तो बढ़िया नहीं है। चार्ट तो वन वे वीकनेस दिखा रहे हैं। 300 के लेवल से स्टॉक फरवरी के महीने से ही वन वे गिरावट दिखा रहा है और 150 के आसपास आ चुका है, यानी आधा हो चुका है। तो मेरे को चार्ट देख के तो कोई भी दम नहीं लग रहा है स्टॉक के अंदर। हाँ, ये जरूर है कि अगर ये 170 के ऊपर सस्टेन करना चालू हुआ तो फिर स्टॉक के अंदर मोमेंटम बढ़ेगा। अगर इन लेवल्स के ऊपर ये सस्टेन करता है तो ही इसमें तेजी आएगी, नहीं तो मेरे हिसाब से एक बार लॉन्ग अवॉइड करें। शायद और भी नीचे के लेवल देखने को मिल सकते हैं, जिस तरह से चार्ट का स्ट्रक्चर बना हुआ है उसको देखते हुए लगता है। ओके, कुणाल जी, पीडीलाइट पर राय दीजिए। प्रोमोटर्स अनुजा शाह, इन्होंने 50,000 शेयर 22 और 23 तारीख को बेचे हैं। प्रोमोटर्स की बिकवाली हुई है पीडीलाइट इंडस्ट्रीज में। चार्ट्स कमजोर हैं क्या? अनिल जी, देखिए, चार्ट कमजोर नहीं है, इनफैक्ट चार्ट काफी मजबूत है। केवल एक रेजिस्टेंस दिखाई पड़ती है अनिल जी, जो कि 1830 रुपए के आसपास, 1830, 1825 के आसपास है। जैसे ये स्टॉक ये लेवल निकाल लेगा, इसमें फिर आपको एक रनअवे मूव देखने को मिलेगा। तो कंसोलिडेशन चल रहा है और मुझे लगता है 1830 के ऊपर ब्रेकआउट हो तो पीडीलाइट को आपको बाय करना चाहिए। न केवल ट्रेडिंग के लिहाज से बल्कि निवेश के लिहाज से भी 1830 के ऊपर एक अच्छी खरीद साबित होगा। तो ये है आपके लिए पीडीलाइट पर राय। चिंता न करें, प्रोमोटर ने बिकवाली की है, कोई वजह से की होगी और ऐसे बिकवाली में आपको करनी है खरीदारी। एक और स्टॉक है जो कम सुना जाता है, लेकिन हमें सुना है वो सेठी साहब नहीं। उस स्टॉक का नाम है पोकरना। सेठी साहब, इसके लिए एक इंटरेस्टिंग खबर आई है। तेलंगाना में जो इनकी यूनिट है, प्लांट है, उसकी यूनिट 2 में इन्होंने प्रोडक्शन शुरू कर दिया है। ये खबर आती है दिख रही है पोकरना लिमिटेड के लिए। आपने रिकमेंड भी किया था इसमें क्वार्ट्ज सरफेसिंग का काम होता है, तो इस यूनिट में कामकाज शुरू हो रहा है, ऑपरेशन शुरू हो रहे हैं। राय दीजिए अपनी इस स्टॉक पर सर। बिल्कुल अनिल जी, थैंक यू फॉर रिमेम्बरिंग दिस। अनिल जी, ये पोकरना स्टॉक मैंने 160-70 के लेवल पे रिकमेंड किया था। ये कंपनी वो इंजीनियर्ड क्वार्ट्ज स्टोन बनाती है जो कि बहुत ही पॉपुलर हो गए हैं, और इनकी एक यूनिक एक इटली की कंपनी के साथ टाई अप है इनका, जो कि भारत में इनका एक एक्सक्लूसिव टाई अप है। इनके प्रोडक्ट्स को जबरदस्त प्रीमियम भी मिलता है बिकॉज ऑफ द क्वालिटी विच दे मेक। और बाकी ये जो प्लांट चालू हुआ है बहुत ही अच्छा रहेगा इनके लिए। आने वाले क्वार्टर्स में परफॉर्मेंस में जबरदस्त इसका सुधार होगा। तो मैं इस स्टॉक में मीडियम से लंबी अवधि में भी बहुत ही बुलिश हूँ। मुझे लगता है इस स्टॉक को, ये जो गिरावट चल रही है यहाँ पे बिल्कुल खरीदना चाहिए। आज हो सकता है इस खबर के ऊपर स्टॉक थोड़ा तेजी करे, बट इट्स एन अपॉर्चुनिटी टू बाई, और कोई भी गिरावट में इसमें खरीदारी करने की सलाह। ओके, गिरावट में खरीदारी करने की राय होगी आपके लिए, ये ध्यान में रखिएगा। ये स्टॉक भी रहेगा आज इंटरेस्टिंग पोकरना, जहां पर ये खबरें आती हुई दिखी है। कुछ स्टॉक्स में बढ़िया रिपोर्ट्स भी आती हुई दिख रही हैं। HDFC लिमिटेड, जरा पालवे साहब इसकी चार्ट्स देखकर राय दीजिए। जेफरीज की रिपोर्ट है, इन्होंने
40 रुपये से टारगेट बढ़ाया है 3340 से 3380। ऐसे भली 40 रुपये से बढ़ाया हो, लेकिन लेवल देखिए 3380 तक के, जहाँ से 700-800 रुपये नीचे स्टॉक ट्रेड कर रहा है। क्या HDFC लिमिटेड में कुछ एक्शन है खरीदारी का? देखिए अनिल जी, स्टॉक में कल के सेशन में देखें तो इसने कल का जो क्लोज था वो 100 डे मूविंग एवरेज के नीचे क्लोज हुआ है, और स्टॉक को देखें तो पिछले 5-7 ट्रेडिंग सेशन से ऑलमोस्ट उसी लेवल के आसपास ये ट्रेड कर रहा था, और कल एक ब्रेकडाउन देखने को मिला है। तो मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट लेवल तो इसका 2500 का है। जब तक ये 2500 का लेवल वापस से रीगेन नहीं करता, उसके ऊपर सस्टेन नहीं करेगा, थोड़ा सा प्रेशर तो जरूर देखने को मिलेगा, क्योंकि हमने देखा है कि पूरे बैंकिंग फाइनेंशियल स्टॉक्स में ही प्रेशर बना हुआ है। तो 2500 के ऊपर वापस से इसमें एक सपोर्ट बाइंग एक्शन जिसको हम बोल सकते हैं, जो कि एक पुलबैक का ट्रेड हो सकता है, वो 2500 के ऊपर इनिशिएट करना चाहिए लॉन्ग साइड का। बट अभी यहाँ से 2500 के नीचे रहता है, तो मुझे लगता है थोड़ा सा प्रेशर और बनेगा इसमें। 2420 इवन 2400 तक भी स्लाइड हो सकता है। 2500 के ऊपर जब ये सस्टेन करेगा तो फिर इसको बाय करना चाहिए, अदरवाइज अभी थोड़ा टाइमिंग के लिए अवॉइड करना चाहिए। ओके, 2500 के ऊपर मजबूती के फिर से संकेत आते हुए दिखेंगे, तब आपको ट्रेडिंग के लिहाज से खरीदना है। BPCL, सेठी साहब इस पर राय दीजिए। आज एक्स डिविडेंड हो रहा है, 50 रुपये की जो उम्मीद थी उसके सामने आया 5 रुपये, लेकिन जो आया वो आज मिल रहा है 5 रुपये, बाकी का जब आएगा तब आएगा। लेकिन स्टॉक थोड़ा सा रेंज बाउंड हो गया है, नीचे में 415-20, ऊपर में 440-45। तो क्या करना चाहिए BPCL? अगर खरीदना है तो किन लेवल्स पर सही है, खरीदना है या नहीं खरीदना, वो भी बताइए। अनिल जी, इस स्टॉक पे मैं बुलिश हूँ। शॉर्टकट में राय यही रहेगी कि अप्रैल एक्सपायरी के लिए इस स्टॉक में बिल्कुल खरीदारी करनी चाहिए। इट शुड बी द स्टॉक ऑफ द अप्रैल एक्सपायरी मंथ। मुझे लगता है ये जो डिविडेंड आया, जो कि 5 रुपए के आया, कंट्रारी टू मार्केट एक्सपेक्टेशंस की 50-60 रुपए का डिविडेंड आएगा, और वो आएगा भी। मुझे लगता है जिस तरह से इन्होंने ट्रेजरी शेयर्स बेच के रकम जुटाई है, फिर नुमलीगढ़ रिफाइनरी में स्टेक बेच के रकम जुटाई है, और सरकार को चूंकि इसको डाइवेस्ट करना है, तो ये जो कैश आया है इसको डेफिनेटली सरकार डिविडेंड के तौर पे खुद भी एक्सट्रैक्ट करेगी, और बाकी शेयर होल्डर्स को भी उसका फायदा मिलना चाहिए। तो मैं तो होपफुल हूं कि ये अप्रैल में एक बड़ा डिविडेंड इस कंपनी से डेफिनेटली आना चाहिए। तो करंट लेवल्स पे बिल्कुल खरीदारी करने की सलाह रहेगी फॉर द हेफ्टी डिविडेंड विच द कंपनी वुड डिक्लेयर। और दूसरा, जो इसके प्राइवेटाइजेशन की भी जो बातें हो रही है, वो मुझे लगता है करंट लेवल से काफी प्रीमियम पे प्राइवेटाइज होगी ये कंपनी, और इसमें जो इसकी बाकी कंपनियों में हिस्सेदारी है, जैसे पेट्रोनेट, LNG या गेल वगैरह में, वो भी मोनेटाइज होनी चाहिए। तो ऑल इन ऑल काफी पॉजिटिव खबरें आने की उम्मीद है। तो आई एम बुलिश ऑन द स्टॉक एंड वुड रिकमेंड अ बाय, और मुझे लगता है अप्रैल एक्सपायरी का ये एक पसंदीदा स्टॉक रहना चाहिए, खरीदारी करने की सलाह। अप्रैल के महीने के लिहाज से आपको करनी है खरीदारी, गिरावट में खरीदारी करें, ये राय है सेठी साहब की साफ तौर पर BPCL को लेकर। एक और स्टॉक है वेबको इंडिया। जरा इसके चार्ट्स वगैरह देखकर, और अगर फंडामेंटली भी आप देखते हैं कुणाल जी, तो इस पर राय दीजिए। ऑफर फॉर सेल के जरिए प्रमोटर्स 18% हिस्सेदारी बेच रहे, एक साथ 18%, बड़ा वाला मामला है। और उसमें यह है कि भाई जो भाव तय किया है वो है 5,450 रुपये का, 10-11% डिस्काउंट पर 6,100 के आसपास बंद हुआ है स्टॉक, 5,450। ये आपके रेडार पे है, ट्रैक करते हैं। और क्या राय है इस पर, क्या ऑफर फॉर सेल में खरीदना चाहिए रिटेल इन्वेस्टर्स को? अनिल जी देखिए, कंपनी बड़ी ज़बरदस्त है, लेकिन इसमें यही जो कॉर्पोरेट डेवलपमेंट्स हो रहे हैं अनिल जी, इसी की वजह से इसमें बहुत वॉलेटिलिटी पिछले 1 साल भर में हमने देखी है। पहले ये स्टॉक 7,000 तक भी गया, फिर नीचे आया 4,500 तक, और वापस से अब इसमें एक पुल बैक बना है, और फिर इस खबर के बाद मुझे लगता है अनिल जी फिर से एक बार नीचे रहेगा। तो मेरी राय में अनिल जी तुरंत कोई खरीदारी की राय नहीं है, लेकिन मान लीजिए ये स्टॉक आपको 5,000 के आसपास, 5,200 रुपये के आसपास मिलता है, तो इसमें डाउनसाइड रिस्क फिर कुछ नहीं बचेगा। तो गिरावट में खरीदारी की राय है। OFS में भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, और इसको अगर आप खरीद रहे हैं तो मध्यम से लंबी अवधि का इरादा रखना पड़ेगा। शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग गेन्स इसमें नहीं होंगे, लेकिन अगर आप इसको 2 से 3 साल देंगे तो ये स्टॉक एक बड़ा आउट परफॉर्मर साबित हो सकता है। ओके, तो जहां आपको ऑफर फॉर सेल में प्राइस सेटल होती दिखे, वहां पर 2 से 3 साल के व्यू से आपको खरीदारी करनी है। प्रमोटर्स को शायद हो सकता है सेबी के नियमों का पालन करने के लिहाज से स्टेक बेचनी पड़ रही हो, और अगर वो है तो फिर इसका मतलब ये कि स्टॉक के लिए आगे चलते हुए मामला ठीक है।